अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आर्मी चीफ को 3 खतूत लिखने और साफ जवाब मिलने के बाद एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से पसे पर्दा राब्तों की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात भी वाज़े और गहरे होते जा रहे हैं। पार्टी के मौजूदा और साबिक रहनुमा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं और एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने के ताने दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ बाकी सब सियासी जमातों पर इल्जाम लगाती रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, मगर अब उसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली होने के इल्जाम आयद कर रहे हैं। पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के हवाले से बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर पार्टी में उनके किरदार पर सवाल उठाए गए। उन्हें पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा करार दिया गया। खुद इमरान खान के हवाले से खबरें आई कि वो मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें उतरवाने पर अमीन गंडापुर से नाराज़ हुए और फिर इसका नतीजा ये निकला कि अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई सदारत से हटा दिया गया। फिर शेर अफजल मरवत ने पार्टी की मौजूदा क़यादत पर सवालात उठाए तो उनके खिलाफ पीटीआई के हामी सोशल मीडिया अकाउंट से भरपूर मुहिम चलाई गई। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी उन्हें पार्टी में एक मोल करार दे दिया और अब शेर अफजल मरवत सलमान अकरम राजा समेत तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को नाकाम करार दे रहे हैं। पार्टी फंड्स का हिसाब मांग रहे हैं, ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि यह क़यादत इमरान खान को जेल से बाहर नहीं ला सकती, बाहर निकालने में दिलचस्पी ही नहीं रखती। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर रहने वाले फवाद चौधरी, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और मौजूदा सीनियर रहनुमा रऊफ हसन और एक और सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने के ताने दे रहे हैं और जवाब में तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा फवाद चौधरी को टाउट होने का ताना दे रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फवाद चौधरी को इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी को तकसीम करने के लिए प्लांट किया है। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता दिनों शुएब शाहीन को अडियाला जेल के बाहर थप्पड़ मार दिया और उन्हें टाउट करार दे दिया। इस पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का सख्त रद्द-ए-अमल आया तो फवाद चौधरी ने पूरी सियासी कमेटी पर इल्जामात लगाए और सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन और शेख वकास अकरम पर भी संगीन इल्जामात लगा दिए। सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर ये सब कुछ क्यों नहीं है? शेख वकास साहब क्यों केपी में आराम से बैठे हुए हैं और एक भी केस का सामना नहीं कर रहे हैं? रऊफ हसन साहब जो हैं वो 15 दिन जेल में रहे और बाद में आ गए और बाकियों के ऊपर। तो मुझे तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाईजान आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं या आप पीटीआई का हिस्सा हैं, बजाय इसके कि वो मुझसे ये सवाल पूछें कि आप पीटीआई के साथ, यानी जो इमरान खान और उनके साथी जिस करब और अजाब से और बरियत और फस्तायत से गुजरे हैं, हाउ कम प्रेजेंट पीटीआई लीडरशिप इज इम्यून टू दैट? जरा मुझे गिन के बता दीजिएगा कौन कौन एसेट है इनका असल में हकीकी तौर पे, ना कि सिर्फ गंदा किया जा रहा हो। ये 3 तो सामने सामने ही है ना, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन को आप कह रहे हैं ये एसेट है किसी और। शुएब शाहीन ने तो अपना कैरियर ही आईबी के इन्फॉर्मर के तौर पे शुरू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके जवाब में शेख वकास अकरम और शुएब शाहीन ने भी फवाद चौधरी पर सियासी हमले किए और संगीन इल्जामात लगाए। शेख वकास अकरम ने कहा कि हमें किसी ऐसे शख्स को सफाई नहीं देनी है जो मुश्किल वक्त में दौड़ जाए। अब इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा लॉन्च किया है। हमें किसी को सफाई नहीं देनी है, किसी ऐसे शख्स को जिसने वजारतें भी उठाई, जिसकी पूरी सियासी जिंदगी में इमरान खान की टिकट के अलावा न कोई कामयाबी है, न कोई वजारत है और न उससे पहले न उसके बाद कोई एमएनए एमपीशिप है। याद रखना, ठीक है? अब वो आदमी जिस वक्त खान पे औखा टाइम आए उसने दौड़ जाए, फिर ट्वीटा कर दे, फिर मुंह दे उत्ते हाथ रख के अपनी वीडियोस बनवाए जाए, पराया दे फंक्शन दे आईपीपी दे फंक्शन मुंह ते बह के वो कराए। खान ने फिर भी 2 महीने देखा, वो जो लेटर उमर यूब में निकाला जिसमें ही वाज किक्ड आउट ऑफ द पार्टी, वो लेटर फिर भी खान ने फिर भी कहा कि यार नहीं ऐसे नहीं, फिर 2 महीने बाद उमर यूब ने निकाला। अब इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा लॉन्च किया है मौजूदा जिम्मेदारान जो है उनको अंडरमाइन करने के लिए। मतलब है कि इस तो बड़ी इमरान खान की कामयाबी है कि जिन्हें दौड़ के गए वापस लत्ता पाए सानू वापस लाओ। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने भी फवाद चौधरी को टाउट करार देते हुए कहा कि ये मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर निकल गए, हाँफते कांपते हाईकोर्ट से भाग गए। बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिक्स में कुछ टाउट्स भी आते हैं और वो टाउट जिनके में जबान जदे आमे हर शख्स जानता है कि जो अपने चचा के नाम पे पैसे पकड़ता था, उसके बारे में तो हामिद खान की किताब लिखी हुई है। इन जैसे टाउट्स ने जो कुछ सियासत के अंदर मुश्किल वक्त में खान साहब को छोड़ के निकल गए, जिस तरह हाँफते कांपते कभी हाईकोर्ट में भाग रहे हैं। मुझे याद है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास आकर पनाह ली थी उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट में ये सुबह 9 बजे से आया, उसके बाद से बाहर पुलिस खड़ी थी, ये रात के 10 बजे तक वहां बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा भाई ये गिरफ्तारी है ना, जाओ गिरफ्तारी दे, सुबह हम आपकी जमानत करा देंगे। तो इस तरह के डरपूक लोग, अगर आपके छोटे लोग
लोग आकर के फिजिकल असॉल्ट करना शुरू करते और बगैर किसी वजह के, और बाद में आकर कहा कि जी मैंने उनको कहा था कि वो एक भगोड़ा है और उसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो भाई भगोड़ा क्या होता है? भगोड़ा वही है जिसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है। और वो खान साहब के अल्फाज थे जो मैंने आज से 1.5 महीने पहले अदा किए थे। मेरा कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी उसके साथ। अब इन हालात में तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुफाहमत के लिए रास्ता तलाश कर रही है। इमरान खान ने जेल से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खतूत लिखे, लेकिन जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला और अगर मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बल्कि वजीर आजम को भिजवा दूंगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट ना तो तहरीक इंसाफ की मुफाहमाना पॉलिसी पर कोई तवज्जो दे रही है और ना ही जारहाना पॉलिसी पर कोई रद्द-ए-अमल दे रही है। इसके बावजूद इमरान खान कभी मुफाहमाना और कभी जारहाना पॉलिसी बार बार आजमा रहे हैं। आज द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा बातचीत की ख्वाहिशमंद है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बाखबर ज़राए ने बताया है कि अल-अमीन गंडापुर बातचीत की बहाली के लिए अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम पार्टी के सेक्रेटरी इतलाश शेख वकास अकरम ने तरदीद की है कि ऐसी कोई कोशिश हो रही है। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इस तरदीद के बावजूद ज़राए का इसरार था कि पीटीआई पसे पर्दा बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए बेकरार है और अल-अमीन गंडापुर को अहम शख्सियत समझती है कि वही बातचीत बहाल करा सकते हैं। ताहाल इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि दूसरा फरीक बातचीत के लिए आमादा है या नहीं। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक फ़ौज अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि वह खुद को सियासी मुज़ाकरात में शामिल नहीं करेगी और यह सियासी जमातों का काम है कि वह अपने मसाइल बातचीत से हल करें। हाल ही में अल-अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी, जिसके हवाले से क़यास आराइयाँ की जा रही थी। ताहम हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए का इसरार था कि ये एक गैर तयशुदा मीटिंग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी उमूर पर तवज्जो दी गई। कुछ इतलात में यह तासुर मिला कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की दीगर शख्सियात के दरमियान फॉलो अप मीटिंग हुई है, लेकिन ज़राए ने बताया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि पीटीआई रहनुमाओं ने एक वफाकी वजीर से मुलाकात की थी। जिस वक्त अल-अमीन गंडापुर जैसे रहनुमा बैक चैनल मुज़ाकरात के लिए कोशा हैं, उसी वक्त इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। उनके 3 खुले खतूत को बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेज़ समझा जा रहा है। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पार्टी का गैर मुल्की चैप्टर इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए वाशिंगटन में लॉबिंग कर रहा है। इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब से मज़ीद तफसीलात लेंगे, मगर एक ऐसी दिलचस्प सूरत हाल नजर आ रही है कि जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ फैसल वाउडा ने भी इस मामले पर बयान दे दिए हैं। उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा कि वो मेरी पार्टी में ही हैं। बताएं कि क्या मरवत आपकी पार्टी में शामिल हो सकता है? मरवत मेरी पार्टी का ही है। और बताएं। इस पर शेर अफजल मरवत ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैसल वाउडा की पार्टी में जाने से बेहतर है कि अल्लाह मुझे जिंदा दरगोर कर दे। फैसल वाउडा साहब चले गए हमसे, लेकिन अभी भी चंद वाउडे साहिबान हमारे पार्टी में मौजूद है, तो लिहाजा हम उनको वाउडा साहब के पास भेजना चाहते हैं। और जहाँ तक वाउडा साहब ने अच्छी बात कही है कि जी इसका मैं कदर करता हूँ, लेकिन अल्लाह इससे बेहतर है मुझे जिंदा दरगोर कर दे कि उसके पार्टी में शामिल कर पाए। इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि फैसल वाउडा शेर अफजल मरवत के बारे में ऐसा बयान देकर उन्हें खराब करना चाहते हैं। फैसल वाडा जो है वो मेरा भाई है, लेकिन दोस्त है। लेकिन जिस तरह फैसल वाडा ने आज कहा कि मरवत जो है वो हमारा एसेट है, तो उसको खराब करना ही चाहते हैं ना, कि वो खराब हो जाए। आपने सलमान अकरम राजा का तो कभी नहीं कहा कि हमारा एसेट है। आपने इसका जो है वो रऊफ हसन का तो नहीं कहा कि हमारा एसेट है। आपने इसका तो नहीं कहा अपना शेख वकास का कि हमारा एसेट है। आपने जिसको गंदा करना है उसको कहलवा दें कि जी ये तो उनका एसेट है। हमारे साथ खुद सेनेटर फैसल वाउडा मौजूद हैं। वाउडा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। एक तो पहले ही पार्टी में शदीद इख्तलाफात हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कौन इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है कौन नहीं है। फवाद चौधरी पर पार्टी लगा रही है, फवाद चौधरी पार्टी के रहनुमाओं पर लगा रहे हैं। आपने शेर अफजल मरवत साहब के लिए बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं जिंदा दरगोर हो जाऊँ, इससे बेहतर है कि जो आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपने मरवत साहब को गंदा करने के लिए लगाया है, वरना आप ऐसा कोई इल्ज़ाम सलमान अकरम राजा पर भी लगाते, शेख वकास अकरम पर भी लगाते, रऊफ हसन पर भी लगाते। बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। देखिए शाजिब साहब, जहाँ तक मरवत साहब की बात है तो मरवत साहब के लिए मैं उनकी कदर करता हूँ, आज से नहीं करता, जब से वो पार्टी में आए। वो क्राउड पुलर है और मैंने कहा कि मुखलिस आदमी है पीटीआई के साथ, तो उसको वहाँ रहने नहीं देंगे पीटीआई के अंदर। और मैंने अगर ये कहा कि वो मेरे जैसा आदमी है, आज़ाद सियासत करता है, अपने मनमाजी से करता है, किसी के बाप की पार्टी नहीं है पीटीआई, आवाम की पार्टी है, वो वहाँ अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। और वैसे तो मेरी कोई पार्टी है नहीं, सो अगर उनको लगा, मैं तो उनकी कदर की निगाह से उनको देखता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक बात है कि किसको दरगोज होना है या ज़मीन दोज होना है या किसको होना है, तो उस पर तो फिर पूरा पाकिस्तान ही धस जाएगा, कोई पाकिस्तान में रहेगा ही नहीं सियासतदान। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ शाजिद साहब, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, फैक्ट इज़ अ फैक्ट। नंबर 2 ये कि फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, मेरा कोलीग भी है,
और मेरी एक्सटेंशन भी है वो इन अ वे। अगर आप देखें तो अगर मेरा आज के दिन भी वो दोस्त है, आधी रात का भी दोस्त है, तो फिर दोस्त तो दोस्त है। तो दोस्ती तो हम हमेशा निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं, तो वो भी ब्रैकेट्स में आपको समझ में आ रही है मेरी बात। तीसरी बात है कि फवाद चौधरी इंडिपेंडेंट आदमी है। अगर वो उसकी लड़ाई या उसकी नापसंदीदा लोगों को जरूरी नहीं मैं पसंद करूं या मेरे पसंदीदा लोगों को नापसंद करे, लेकिन एक चीज उसके अंदर मेरे अंदर कॉमन है कि वो हम और वो आज भी बहुत दोस्त है और रात को 3 बजे वाले दोस्त भी हैं और उनके मुश्किल वक्त का भी मैं दोस्त हूं और रहूंगा। आपको क्लैरिटी रखें। आपको अंदाजा है ना कि आप उन्हें बार बार अपना दोस्त कहकर, रात 3 बजे वाला दोस्त कहकर पार्टी में आप उनकी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। और जब आप कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है मेरी तरह, आप जो इंडिपेंडेंट है, ये जुमला भी उनको भारी पड़ जाएगा, आपको अच्छी तरह अंदाजा है। शाहजेब साहब, चले मैं आपके कहने की वजह से ये कह देता हूं कि देखिए सर, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही आज मेरा दोस्त है। इवन दे हेट मी, दे हैव टू लव मी। तो मुझे तो उस पर कोई इतराज नहीं है, मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ। और मैंने आपको कहा ना कि जमीन दोस्त होना पड़ेगा, मौत गवारा होगी जमहूरी लोगों के लिए, तो फिर तो मौत पूरे पाकिस्तान की सियासत को आ जाएगी अगर ये दुआएं कबूल होना शुरू हो गई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सारे जो आज डेमोक्रेटिक लोग हैं वो भी शाहजेब साहब को पता है किस नर्सरी से आए हुए हैं, और वो भूलना नहीं चाहिए। वो एहसान फरामोशी करते हैं, वो करते रहेंगे। यही इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि 25 करोड़ लोगों के आगे वो गाली देते हैं और बंद कमरों में वो माफिया मांगते हैं। और ये मैं इदारों से भी कहता हूँ कि ये तरीका सही नहीं है कि आप बंद कमरों में माफ़ कर देते हैं और 25 करोड़ के आगे गालियाँ दे देते हैं। ये अब नहीं चलेगा। फैक्ट इज़ अ फैक्ट, उसके अंदर क्लैरिटी रखें। और मैं जहाँ तक फवाद की है, वो चाहता है पार्टी में जाना, मैं पार्टी में जाना नहीं चाहता। मैं इमरान खान साहब से कुछ लेना नहीं चाहता। वो मेरे पुराने लीडर हैं, उन्होंने मुझे सियासत सिखाई है, वो भूल गए, मुझे याद है। उनको मेरी ज़रूरत होगी अगर कोई चुटकी बराबर चीज़ के लिए भी, तो मैं हाजिर हूँगा। और फवाद चौधरी जाना चाहता है वो ज़रूर जाए, हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन मेरी अगर बातें आप लोग सब इतने सीरियसली मान रहे होते, तो मैं जब पीटीआई का ढिंढोरा आपको 2 साल से बता रहा हूँ कि सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब पैसे की लेन देन में, करप्शन के लिए। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, अलीमा खान साहबा की चैट बता रही है कि यॉट्स, बंगले, गाड़ियाँ, लूट मार का जो बाजार KPK में खुला हुआ है, वो मैं तो नहीं अब कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो मैं पहले कहता हूँ, वो बाद में कहते हैं। तो चले, एक तरफ का इल्ज़ाम तो मुझ पर लगा सकते हैं, क्या इमरान खान साहब का भी मेरे पर रसाई है, क्या उनका दिमाग की बात कर, मैं तो फैक्ट्स की बात करता हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे, आप ये धरने मरने अलायंस की बातें कर रहे हैं। ईद के बाद ना अलायंस होगा, ना धरना होगा, ना कोई मरना होगा, ना कोई डी चौक होगा, ना कोई चीज़ होगी। ट्रम्प कार्ड भी नहीं होगा, प्ले कार्ड की तरह ये आप लोगों का मसाला बेचते रहेंगे, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, कहानी चलती रहेगी। कुछ ऐसा नहीं होना, ना कोई प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, ना कोई ग्रैंड अलायंस नज़र आ रहा है, ना कोई चीज़ आ नहीं रहा है। जिस जगह से मांग रहे मौलाना साहब, मैं तो उनके साथ बगैर मुफाद के, उनका मेरा प्यार का रिश्ता, इज्जत का रिश्ता है। आज भी खड़ा था उनके साथ, कल भी खड़ा रहूँगा, आगे भी खड़ा रहूँगा। और अगर मुझे जाना पड़ा उनके पास किसी भी चीज़ के लिए ज़िंदगी में, तो मेरा गुमान है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा। अच्छा, मगर ये जो पार्टी में अचानक एक डिवीजन आई है, और इस किस्म की डिवीजन आई है कि पार्टी तकसीम नज़र आ रही है, संभलती नहीं नज़र आ रही है। या आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं वो पार्टी के अंदर से ही आ रहे हैं, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक, बल्कि पार्टी के अपने अंदर जो फंड्स मिलते हैं पार्टी को डोनर्स की तरफ से, उसके ऑडिट तक। बट ये ज़रूर बारहा इल्ज़ाम आ रहा है कि जी पार्टी में प्लांट किए गए हैं लोग पार्टी के अंदर तकसीम करने के लिए। अब उसमें फवाद चौधरी साहब वाली साइड दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है, दूसरी साइड फवाद चौधरी साहब पर इल्ज़ाम लगा रही है। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को प्लांट किया गया है, फवाद चौधरी कह रहे हैं बाकी दीगर को प्लांट किया गया। देखिए शाहजेब साहब, अगर आप मुझसे सम अप करके पूछ ले एक ही लफ्ज़ में और एक ही सांस में, तो मैं आपको बताता हूं कि ये पौधा लगा था 75 साल पहले। ये प्लांट नहीं, ये बड़े बड़े दरख्त हैं, कदावर दरख्त है ये सारे। तो ये सब एक ही खाद, एक ही मिट्टी और एक ही पानी से उगे हुए। अब कुछ छोटी टहनियाँ रह गई हैं, कुछ दरख्त हैं, कोई शाखें रह गई हैं, कुछ झड़ जाएंगी, कुछ गिर जाएंगी, कहीं पे नए पत्ते आ जाएंगे। ये दरख्त बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान में चलता रहेगा। इसकी बहुत सिंपल थ्योरी मैंने आपको बता दी है एक लफ्ज़ में। यानी एस्टैब्लिशमेंट की कोई नई चाल है ये पार्टी में तकसीम डालने के लिए? कोई एक प्लांटेड है और जो दूसरों पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है, ये एक तकसीम डालने के लिए जो इस वक्त पार्टी में झगड़े हो रहे हैं, ये एक साजिश के तहत हो रहे हैं? नहीं सर, शाहजेब साहब देखें, एक गलत फहमी है। एस्टैब्लिशमेंट को ना पीटीआई की ज़रूरत है, ना पीटीआई से उनको कुछ चाहिए, ना इमरान खान साहब के खतूत का कोई फ़ायदा हो रहा है, ना धरनों का, ना मरनों का, ना जोश जज्बों का, ना ट्वीट्स का। उनको कोई लेना देना है नहीं और प्लान करने की ज़रूरत नहीं सर। जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए होगा वो जो चाहेगी वो करा लेगी। अगर इनके बाप में दम है तो ये दिखा दें, क्योंकि ये तो अंदर गवर्नमेंट के आगे लेटे हुए, तो फौज के आगे तो खड़े नहीं हो सकते ना, रियासत से तो आप टक्कर ले ही नहीं सकते। ये तो गवर्नमेंट के आगे, इस गवर्नमेंट की
PMLN की गवर्नमेंट की जमानती PTI इटसेल्फ है, इसमें दो राय ना रखें। ये जो अंदर के झगड़े, ये आप ही के शो पे सर, अगर आपको याद हो, कई साल पहले 2018 के शो पे ही मैंने आपके बताया था कि ये जो हमें मिलते हैं फंड्स, उसमें खुद बुक करके पार्टियों के रहनुमाओं के घर चलते हैं PTI के अंदर। ये बात आपके रिकॉर्ड आर्काइव में मौजूद है सर, आप उसको चेक करा लीजिएगा। जो बात आप कह रहे हैं अंदर के झगड़े हैं, ये मैंने आपको 1 साल पहले बता दिया था कि फ्रैक्शन में इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और वैसी सिचुएशन आ रही है। तो PTI की एग्जिस्टेंस तो अब आपको नजर नहीं आ रही, पॉपुलैरिटी ग्राफ भी कंपैरेटिवली नीचे, बाकी तमाम पार्टी से ऊपर है, लेकिन जो था इनका वो गिर गया है, क्योंकि सब समझ गए हैं कि ये दोगलापन, फ्रॉड, फरेब, झूठ, बेईमानी, पीर मुरीदी, सर ढेकने वाले, कमरों में माफी मांगने, समझौतों के तहत सारी क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स के अंदर, बिलों के अंदर पास करा के समझौते के तहत बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस गवर्नमेंट से लेते हैं, ये सब मिले हुए वो एक्सपोज हो गया। अब इसमें कोई चीज छुपाने वाली रही नहीं है और कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है। ये सब साजिशों का टोला है जो खान साहब को आज तक बर्बादी तक ले गया है, जेल करा दी है, और मजीद जेल में रखने के लिए सारे काम हो रहे हैं। डाइवर्जन है, नथिंग मोर। खान साहब ना आ रहे हैं, ना निकल रहे हैं, ना 8-10 महीने को और उनके लिए कोई अच्छी खबर नजर आ रही है, बाकी अल्लाह को पता होगा। लेकिन ये जो भरपूर तरीके से उनको फंसाया चाहते थे, रखना चाहते थे जेल में, और रखेंगे, वो कामयाबी से हो रहा है। और आप जाके KPK के अंदर जाके चेक कर लें सर, इंडिपेंडेंटली आपको पता चल जाएगा कि वहां बाकी सूबों से अगर मुकाबला करें तो वो आज करप्शन में सबसे आगे है। वैसे मगर अब मसला ये कि पार्टी के जो आप कहते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगी पार्टी, तो ये वाजे हो गया ना कि इमरान खान साहब हैं, ये सब एक तरफ भी हो जाएं। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर होंगे, जहां वो खड़े होंगे, उनके आसपास जो खड़ा होगा वो लीडर बन जाएगा। तो और इमरान खान साहब को कितने अरसे के लिए जेल में रखा जा सकेगा? बिल्कुल सही शादी साहब, इस तज्जिए पे मैं आपकी 500% मुत्तफिक हूँ। 100% इमरान खान ही तरीके साहब है, तरीके साहब ही इमरान खान साहब है, और बाकी जो है ये इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो उस वक्त खड़ा हो गया, जो जिस पे खान साहब ने हाथ रख दिया, डिबेट के तौर पर अगर बात कर रहे हैं कि जब वो बाहर आएंगे और कभी आएंगे, और मफरूज़े के तौर पर अगर बात हो रही है, तो जिसमें वो हाथ रख देंगे, जिसकी तरफ इशारा कर देंगे, वो उनके साथ लीडर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, मैं इस पर बिल्कुल आपकी 100% आपकी इस बात से इंडोर्स करता हूँ इस बात। वैसे और फिर उस सिनेरियो में उन्हें अंदर कितना अरसा रखा जा सकेगा, क्योंकि बैकफुट पर नहीं जा रहे हैं। वो जो 3 खत लिखे हैं, वो भी 3 खत कोई दरख्वास्त नहीं है, कोई मिन्नत नहीं है, बल्कि चार्जशीट ही है एस्टैब्लिशमेंट पर। और अगर भी आप हालिया दिनों में देखें, जो बैरून मुल्क भी लीडर हैं या फिर इनके सपोर्टिंग कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो बराह रास्त आर्मी चीफ पर ही हमला कर रहे हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा आपको सोशल मीडिया पर नजर आएगा, इस किस्म की कैंपेन्स है, तो बराह रास्त ही हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बैकफुट पर गई हुई है पार्टी इस लिहाज से। देखिए शाहजेब साहब, अगर मैं आपको, इन्होंने पूरी कोशिश की दुनियावी, आईनी, कानूनी, जलसा जलूस, कत्ल और गारत, अरशद शरीफ समेत और बाकी दीगर जो शहीद हुए, चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को रोकने की हर तकदौ की गई। उस तकदौ के बाद फेलियर हो गया, फेलियर के बाद अल्लाह की मदद आई और वो बन गए चीफ। मार्शल लॉ तक इन प्लेस था, सब चीज़ें मार्शल लॉ के तहत तैयार थी। उस तैयारी के दौरान अल्लाह ने अपना रास्ता बनाया और एक बंदे को ला के बिठा दिया अपनी कुर्सी पे, और जब चीफ आए टेबल पे तो जाती हुई फौज की प्लेट में रख के मार्शल लॉ उनके सामने था। अगर उनको हिसाब किताब बदला लेना होता PTI या इमरान खान साहब से, तो उनके पास भरपूर मौका था, हर चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को तरजीह दी और उसको परवान चढ़ाया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर इतने बुरे थे और इतने बुरे आदमी हैं और इतना सब कुछ था, उनको रोकने के लिए दुनिया की सारी ताकत इस्तेमाल कर ली गई, फैज़ हमीद से लेकर दुनिया के तोड़ फोड़ से लेकर, आग जलाने से लेकर, मुल्क को नुकसान पहुंचाने से लेकर, फिर उस चीफ से क्यों मुखातिब हो रहे हैं और उस चीफ को क्यों खत लिख रहे हैं, क्यों उनसे रब्ता करना चाहते हैं? अपनी जमहूरियत स्टाइल के अंदर जमहूरी लोगों से बात करें, इंगेज करना चाहते हैं। अब वो मुंह नहीं लगा रहे, लिफ्ट नहीं करा रहे, चले वो शरीफ ईमानदार मुखलिस आदमी है, उन्होंने ये कह दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, लेकिन मैंने आप ही के शो पे और बाकी शोज पे भी कहा था कि वो यूं उठाएंगे, यूं मचोड़ेंगे उस पेपर को और बिन में फेंक देंगे। तो वो क्योंकि शरीफ आदमी है, तो वो उन्होंने एक हम्बल वे में अपनी बात का वो कर दिया एक्सप्लेनेशन कि मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, और रियासत के साथ अब चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। रियासत माफ़ नहीं कर सकती। अगर रियासत अपनी रेट रखना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, तो जो ऐसे अनासर हैं उनके साथ उनको सख्ती से निपटना पड़ेगा, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने तनसीबात उड़ाई हैं, जिन्होंने वेनम सोशल मीडिया पे किया है। और ये तो आप देख रहे हैं बैक एंड फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई 2 साल में आपको रिलीफ नजर आया इमरान खान साहब के लिए? उनकी पार्टी फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो मरने की बातें कर रहे हैं वो सब अंदर खाने मिले हुए हैं। आज गंडापुर साहब से आप पूछें कि 75 करोड़ रुपए उन्होंने जो लगाए हैं वो किस कैपेसिटी में लगाए? उन्होंने कहा मैंने ज़मीन बेची और ज़मीन
की कीमत लगवा ले, एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनता है, लेकिन उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कूद गई है कि वो रहे तो सभी सर्व करें। सर कौन नहीं कर रहा? आप मुझे बताएं, आप किसी भी पार्टी को उठा ले, आप किसी भी जमहूरी निज़ाम को, जमहूरी जनाजे को जो आप लेके घसीट रहे हैं, हम सब इस लाश को लेके चलते रहेंगे, हम उस पे से बदबू जैसे मगर देखिए आपने पहले भी एक ही कनेक्शन था इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते का, तहरीक इंसाफ का, वो अलीमीन गंडापुर साहब थे। आपने दरमियान में उनके खिलाफ भी बार बार यही स्टेटमेंट दिए कि ये दोनों साइड्स की गेम खेल रहे हैं, ये दोनों साइड्स को मुतमईन कर रहे हैं। अब जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें अगर अपनी चीफ मिनिस्ट्री चलानी है तो सबसे ताल्लुकात भी किसी न किसी लेवल पर कायम रखने हैं। वो भी अपनी जमात के अंदर गंदे हो गए, उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाई जा रही है। मगर अब जाहिर खबर जरूर आ रही है अंसार आबादी साहब की तरफ से कि कोशिश एक और है कि कोई राब्ता इस्तवार किया जाए, और वो है अलीमीन गंडापुर साहब की तरफ से ही। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद बहरहाल बाकी है। देखिए कोशिश भरपूर हो रही है। अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ये बेच रहे हैं मंजुन के मुझे कोई मैसेंजर बन जाऊंगा मैं या कोई चीज़ नेगोशिएट करा लूंगा, बस टू लेट फॉर एवरीथिंग, नंबर वन। नंबर टू ये कि जब आप कह रहे हैं कि वो गंदे भी हो रहे हैं सबको, तो मैं तो कौम को सच बता रहा हूँ, वो कौम सच्ची चीज़ें सामने आती जा रही हैं, तो मैं गंदा नहीं कर रहा, मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ। मैंने कोई तोहमत अली मोहम्मद खान पे क्यों नहीं लगाई, मुझे आप बता देना। मैंने बैरिस्टर गौहर पे क्यों नहीं लगाई, मैंने सलमान अकमल राजा पे करप्शन का केस क्यों नहीं कोई बोला, मैंने रऊफ हसन पे करप्शन की बात क्यों नहीं की, मैंने क्यों नहीं की? क्योंकि नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। बाकी को मैंने कहा 5 पार्टियां कूद के आए हैं, कमरों में बैठे हुए, केपीके के अंदर बैठे हुए, वहाँ माल कमा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, बंद कमरों में लोगों को मरने के लिए बुला रहे थे, कोई होता नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ईद के बाद कोई प्लान नहीं होगा, कोई अलायंस नहीं होगा, कोई ग्रैंड अलायंस नहीं होगा, अलायंस के साथ कोई सड़कों पे नहीं आएंगे, कोई मारदार नहीं होगी, कोई डी चौक पे नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले बता दिया, ईद से पहले अगर मैं आपको 45 दिन पहले बता रहा हूँ, 45 दिन बाद मेरी बात ठीक हो जाएगी, आप मुझे फिर शो पे बुला लेंगे, मैं फिर आपको कहूँगा, मैं अगले 45 दिन का बता दूंगा। तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल वाडो साहब की राय आपने सुनी। सबके दरमियान अंसार आबादी साहब की खबर है कि तहरीक इंसाफ अब भी कोशिश कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्ते किए जाएं। अंसार आबादी साहब से ही पूछेंगे क्या कहानी है इस खबर के पीछे, एक ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले अंसार आबादी साहब की खबर हमने आपके सामने रखी थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आज आपकी खबर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर मुज़ाकरात की, बैक चैनल मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, पार्टी तरदीद भी कर रही है। अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टी तकसीम दर तकसीम है, एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का इल्जाम भी लगा रहे हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्लांट किए जाने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। मतलब ऐसी कोई कोशिश कारामद साबित हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नजर भी आ रहा है कि कोई ऐसी विंडो नहीं है। देखें, ये जो कोशिश, चूंकि माजी में भी कुछ कोशिशें हुई, कुछ इंटरेक्शन भी हुए, लेकिन मेरा ख्याल है पहले भी आपके साथ मेरी बात हुई कि एक तो पॉलिसी, कोई एक पॉलिसी मतलब है कि अडॉप्ट करनी पड़ेगी पीटीआई को। क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं? लेकिन जब दोनों चीजें क्या कंटिन्यू करें, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये वो चीज है जो कि मुझे मुश्किल लगती है, जो कि पीटीआई की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, जो कि बेबस है, जो इमरान खान साहब से फर्ज करें उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, बारहा रिक्वेस्ट की कि एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लेकिन वो भी मतलब है कि बेबस हैं और वो ये बात समझ रहे हैं कि इस तरह से अगर फर्ज करें कि हम बैक चैनल जब कांटेक्ट करते हैं और फिर आपकी तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट आ जाता है, कोई ट्वीट आ जाता है, फिर ओपन लेटर्स अभी आ गए, तो उससे फिर ये है कि बातचीत हमारी आगे नहीं चल सकती। ये सबको रियलाइजेशन है, लेकिन आपको पता है कि एक एफर्ट है कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकले। तो मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ वो बात करना चाह रहे हैं वहां से कोई रास्ता उनके लिए निकलेगा। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा पॉसिबल होगा। मतलब इस वक्त जाहिर इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया की कोई कंडेमनेशन नहीं करते हैं और पार्टी के रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं कि हमें बहुत फंसे हुए हैं हम, जो बैरून मुल्क से सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट कैंपेन है वो तो बहुत ज़्यादा पर्सनल, डायरेक्ट और ब्लो द बेल्ट है, जो बातें कही जा रही हैं। जाहिर है वो कोई सियासी किरदार पर नहीं है, बहुत पर्सनल नोयत के हैं। तो क्या इसका कोई प्रेशर पड़ रहा है दूसरी तरफ या गुस्सा बढ़ रहा है दूसरी तरफ? देखें, ये तो आप आर्मी चीफ ने अभी देखें खुद बात की अभी वेरी रिसेंटली कि अगर जो लेटर्स अगर मुझे मिले भी तो मैं लेटर नहीं पढ़ूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ वो भेज दूंगा। तो उससे आपको बड़ा क्लियर कट एक चीज नजर आ रही है कि उस तरफ से एक बड़ा मतलब है कि जो दरवाजे बहुत अरसे से उनके लिए बंद हैं पीटीआई के लिए, और जो कि पीटीआई लगातार खटखटा रही है कि दरवाजा ये खुले ताकि हमारे बैक चैनल इंटरेक्शन हो और वो फ्रूटफुल कोई रिजल्ट्स निकले, तो वो मुमकिन नजर नहीं आता।
और जो अपरेंट जितने भी जो सिग्नल्स नजर आ रहे हैं, या इवन अगर बातचीत भी आप कर रहे हैं, अगर आप कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात बड़ी क्लियरली जो रिफ्लेक्ट होती है कि वो लोग इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, नहीं वो कर पा रहे। उसका रीजन वही वाली बात है कि इमरान खान साहब किस बात के ऊपर ठहरेंगे, इमरान खान साहब क्या एक कोई पॉलिसी है उसी को फॉलो करेंगे, या आज कोई और बात करेंगे, कल कोई और बात कर देंगे। और फिर ये कि अगर इमरान खान साहब, और मैं आपको बता दूं कि कल मेरी पीटीआई के बहुत 2-3 लोगों से, एक मुल्क से बाहर हैं जो उनके बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। कल मैं इनके पीटीआई के एक बहुत अहम रहनुमा से यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे, उनसे भी मिला। मैं आपको बताऊं कि ये सब का इनका एक जो बेसिक उनका मसला यही है कि इमरान खान साहब को किस तरीके से खामोश करवाया जाए, या इवन पीटीआई के अपने लीडर जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और जो कि कोशिशें कर रहे हैं ट्रंप साहब के लिए भी कि ट्रंप की तरफ से किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, या जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो अमेरिका में वहाँ से कोई रेजोल्यूशन फ्री इमरान खान रेजोल्यूशन इस किस्म की आ जाए। वो भी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की अगर इस किस्म की कोई बातचीत होती है तो गारंटी कौन देगा। वो कहते हैं कि मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मुझसे जो भी रहनुमा जिनसे बात हो रही थी वो कह रहे थे कि मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई इसकी गारंटी दे सकूँ। सो बहुत ही मुश्किल इस वक्त हालात हैं डेफिनेटली पीटीआई के, और जो इमरान खान साहब की पोजीशन है और जो बाकी सेकंड टियर लीडरशिप की पोजीशन है, आपकी अगर उनसे बातचीत हो तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि वो डिफरेंट बात होती है जो कि पब्लिकली की जाती है, जो इमरान खान साहब करते हैं। और सब मगर ऐसी सिचुएशन में अली बिन गंडापुर साहब तो अब अपनी पार्टी में बहुत वीक हो गए हैं और पार्टी खुद उन पर शकूक व शुबहात का इज़हार कर रही होती है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया, बुशरा बीबी से उनके ताल्लुकात ख़राब होने की खबरें, और ज़ाहिर अगर वो ख़राब हो तो इमरान खान साहब की बैड बुक्स में वो चले जाते हैं। इमरान खान साहब ने बाकायदा उनके लिए स्टेटमेंट्स भी इशू किए, सहाफ़ियों से बात करते हुए भी बात की। क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं जब पार्टी में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, तो आगे उनकी कोई स्टैंडिंग होगी कोई बात करने की? देखें, बेसिकली पीटीआई के अंदर कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जिसमें अली अमीन भी हैं, जिसमें बैरिस्टर साहब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जिनकी एक कोशिश डेफिनेटली है कि इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ लेके आया जाए। और जाहिर है अगर फर्ज करें वो किसी किस्म का रिलीफ या कोई डील की बात या कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग की बात अगर होती है तो डेफिनेटली वो इमरान खान साहब को अगर फायदा होता है तो वो उनके लिए भी सक्सेस होगी। सो ये कोशिशें तो जारी रहेंगी। लेकिन मैं आपको एक डिवीजन के लिहाज से, जो कि आजकल पीटीआई के अंदर की डिवीजन की बात भी है, देखें ये अगर आप इस बात को समझें जो पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, और चूंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, जेल के बाहर किसी भी एक शख्स के पास, बेशक वो चेयरमैन हो, बेशक इवन वो कमेटीज हो, कोर कमेटी हो, बेशक उनकी पॉलिटिकल कमेटी हो, किसी के पास कोई पावर नहीं है। इमरान खान साहब के लिए लिहाज से मतलब पोर्टफोलियोज किसी के लिए भी अहमियत नहीं रखते। कोई भी छोटे से छोटा भी अगर कोई फैसला होगा वो इमरान खान साहब खुद करते हैं, और अदरवाइज सबको पता है कि वी आर ऑल इक्वल्स, सब इक्वल्स हैं, मतलब बराबर हैं। सो इसीलिए जो फाइट होती है, अब ये इसकी क्या वजह है, इमरान खान साहब क्यों नहीं चाहते कि बाहर किसी को, जब वो जेल में है तो किसी ऐसे शख्स को या किसी कमेटी को एम्पावर कर दें। तो मुझे जो लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन है, जाहिर है ये कंसिक्वेंस है उस फैसले की या उस पॉलिसी की जो कि इमरान खान साहब की पॉलिसी है, जिसमें सारी की सारी पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड हैं। हर किस्म का फैसला, छोटे से छोटा फैसला भी जो है वो कोई भी नहीं कर सकता, इवन उनकी कमेटीज भी नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, उसमें आज और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इसके अलावा पुलिस सर्जन कराची ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, जिसमें पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद, एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर श्री चंद और जिना अस्पताल कराची के मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर कामरान खान शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड 21 फरवरी को सुबह 9 बजे पुलिस सर्जन ऑफिस से रवाना होगा और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई करेगा, जबकि केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली मेडिकल बोर्ड की मुआवनत, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक का इंतजाम करेंगे। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के रिपोर्टर राहिल सलमान ने पुलिस ज़राए से 8 फरवरी को मुलजिम अरमगान के घर पर पुलिस के छापे की वीडियो हासिल कर ली है, जिसमें फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं, ताहम किसी का चेहरा वाज़े नहीं है। इस छापे के दौरान एक डीएसपी और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे और 4 घंटे बाद पुलिस ने मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार किया था।
दूसरी जानिब आज बिलाखिर केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का पुलिस को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया है। साथ ही कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के फैसले पर मजीद सवालात उठ गए हैं कि उन्होंने 2 बार मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड क्यों मुस्तरद कर दिया और उल्टा पुलिस टीम पर ही क्यों बरस पड़े। आज जब यह मामला सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर बहस आया तो खुद अदालत ने रिमांड मुस्तरद करने के फैसले के एक अहम नुक्ते की तरफ निशानदही कर दी, जो मुबैना तौर पर यह जाहिर कर रहा था कि जज जाकिर हुसैन ने पहले मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया था और फैसला भी लिख दिया था, मगर फिर बाद में मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया और फैसले को बदलने के लिए वाइटो का इस्तेमाल किया। आज सिंध हाई कोर्ट में मुल्जिम अरमगान को सेंट्रल जेल कराची से बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया। मुल्जिम के वालिद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया कि पहले कितने मुकदमात में मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है, तो सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मुल्जिम अरमगान को 10 फरवरी को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मुल्जिम को 3 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था। अदालत को बताया गया कि मुल्जिम की फायरिंग से पुलिस अफसर और एहलकार जख्मी हुए हैं। सरकारी वकील ने मजीद कहा कि अदालत से मुल्जिम का 1 माह का जिस्मानी रिमांड मांगा था, जो हमें नहीं मिला। इस दौरान सरकारी वकील ने मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पढ़कर सुनाई और मजीद कहा कि मुल्जिम के कब्जे से मगवी का मोबाइल फ़ोन मिला था। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात हैं। मुल्जिम पहले भी बोर्ड बेसन के एक केस में मफरूर था। मुल्जिम अरमगान पर भत्ते का मुकदमा था जिसमें वो मफरूर था। इस मौके पर जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सवाल उठाया कि ट्रायल कोर्ट ने किस वजह से जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया, तो सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जिस्मानी रिमांड से इनकार की कोई वजह नहीं है। तो जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया कि क्या मारपीट की वजह से जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, बताएं क्या तशद्दुद हुआ है। तो मुल्जिम अरमगान ने जवाब दिया कि इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है। जज के कहने पर मुल्जिम ने शर्ट हटाकर तशद्दुद के निशानात दिखाने की कोशिश की, लेकिन तशद्दुद का कोई निशान ही नजर नहीं आया, जिस पर मुल्जिम अरमगान ने कहा कि जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद का निशान बनाया गया है। तो जज ने मुल्जिम अरमगान से पूछा कि क्या आपने जेल हुकाम से तशद्दुद की शिकायत की थी, तो मुल्जिम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने शिकायत नहीं की थी, मैं सदमे में था। इस दौरान जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के रिमांड मुस्तरद करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए रिमार्क दिए कि पूरा ऑर्डर टाइप्ड था, हाथ से वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया, रिमांड के साथ पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था, मैं हल्फ उठाकर कहता हूँ। तो जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने उनसे कहा कि वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। इस दौरान अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसरान को तलब कर लिया और साबिक तफ्तीशी अफसर अमीर अशफाक से पूछा कि मेडिकल का लेटर कहाँ है, तो साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुझे कोई लेटर नहीं मिला था। अदालत ने उससे फिर पूछा कि आपने कोई लेटर दिया था MLA को, वो कहाँ है, वो लेटर आपने क्यों दिया था, तो इस पर साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि इंतजामी जज साहब ने मुझे ज़बानी अहकामात दिए थे। तो अदालत ने इस पर कहा कि जेल कस्टडी के बाद तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई थी। तो इस पर साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि पहले पुलिस रिमांड दिया गया था, लेकिन शाम 7 बजे जेल कस्टडी दे दी गई। ये सारे दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और फिर बाद में महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्जिम अरमगान के रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए आज ही इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दे दिया। हम बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट में भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के फैसले पर सवाल उठाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर। अमीन अनवर, बहुत शुक्रिया। अमीन, बताइएगा क्या आज मामला हुआ है, जज पर भी सवाल उठाया गया, फिर मुल्जिम ने ये बताने की भी कोशिश की कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है, क्या मामला हुए? जी बिल्कुल शाहजेब साहब, आज 9:30 बजे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो 4 दरख्वास्तें दायर की गई थी क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशंस, उन पर समाअत थी और जेल हुकाम ने मुल्जिम अरमगान को अदालत में पेश किया। सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज अपने दलाइल शुरू किए। जब मुकदमा दर्ज हुआ 8 जनवरी का ये वाक़या है, जिसके बाद मुल्जिम की मौजूदगी की इत्तला पर डिफेंस में एक बंगले पर छापा मारा गया, जिसमें फायरिंग हुई, मुकाबला हुआ, 2 पुलिस अफसरान जो है उसमें जख्मी हुए। तो 10 फरवरी को मुल्जिम को पहले जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के मुंतजिम जज की अदालत में पेश किया गया था, जहां पर उन्हें पहले 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी के बाद जो है वो मुल्जिम ने शिकायत की कि उस पर तशद्दुद हुआ है, जिसके बाद वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए एक मेडिकल कराया गया, जिसमें तफ्तीशी अफसर मीर अशफाक ने भी अदालत को बताया। तो जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको कोई रिटन ऑर्डर मिला था जिसके बाद आपने
जाके मुलजिम का MLO कराया है, तो उस पर तफ्तीशी अफसर ने कहना था कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद उसका मेडिकल कराया गया है। ताहम 7 बजे के बाद जो है वो मुलजिम को जेल कस्टडी के अहकामात मिले। ताहम उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए दरख्वास्त दी जो मंजूर नहीं की गई। उसके अगले रोज़ 11 फरवरी को दोबारा जो मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का केस था उसमें फ़िज़िकल कस्टडी की एक और दरख्वास्त दी गई एडमिनिस्ट्रेटिव जज जाकिर हुसैन को, जो उन्होंने मुस्तरद की और उसके ऊपर एक JIT बनाने का हुक्म दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का यह कहना था कि हमने इस्तदा भी नहीं की थी, उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट के जज ने मुश्तरका तहकीकात टीम बनाने का हुक्म दिया। तो इसके बाद अगले रोज़ भी पुलिस ने कोशिश की वहाँ पर सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए, लेकिन वो नहीं दी गई। तो अदालत ने, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो रजिस्ट्रार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थे उन्हें पेश होने का हुक्म दिया था रिकॉर्ड के साथ, जो केस का ओरिजिनल रिकॉर्ड जमा कराया था, जो रिमांड पेपर्स थे, पुलिस फाइल थी, वो आज महकमा दाखिला के 2 अफसरान आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने वो रिकॉर्ड जब अदालत के सामने रखा तो ये इंकशाफ हुआ कि पहले मुलजिम अरमगान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, लेकिन बाद में जो है वो उसको वाइटो के जरिए जेल कस्टडी किया गया है। ये अदालत में आज इंकशाफ हुआ। महकमा दाखिला के हुकाम ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो वैकेंट है और जिन साहिबा को ये चार्ज मिला हुआ है वो उम्रे पर गई हुई हैं। तो अदालत ने ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो देखा, उसकी जांच की और उसके बाद तमाम दलाइल सुनने के बाद इसमें मुलजिम अरमगान भी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उस पर तशद्दुद हुआ था, जिस पर जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा कि आपने कोई इसकी शिकायत की थी, जेल हुकाम को कुछ बताया था? तो उसने कहा कि आई वॉज शॉक्ड। तो उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की थी जेल हुकाम से भी। तो अदालत ने आज मुख्तसर फैसला सुनाया है और क्रिमिनल रिवीजन की जो 4 एप्लीकेशंस मुख्तलिफ मुकदमात में दी गई थी वो मंजूर की हैं और ट्रायल कोर्ट का 10 और 11 फरवरी का जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 का फैसला था वो कलअदम करार देते हुए ये हुक्म दिया कि मुलजिम को आज ही जेल हुकाम जो है वो कस्टडी जो है वो तफ्तीशी अफसर के हवाले करें और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज की अदालत के सामने उन्हें पेश किया जाए, जहाँ पर आज मुलजिम ने उसे पेश किया और कमरे अदालत में आते ही मुलजिम जो है वो गिर गया और बेहोश होने की ज़ाहिरी तौर पर जो है वो कोशिश करता रहा। तो अदालती अमले ने उसे वहीं बेंच पर ही लिटा दिया। ताहम अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुने। मुलजिम की तरफ से भी कुछ वकील आज पेश हुए थे। ताहम मुलजिम ने पहले तो वकालतनामे पर ही दस्तखत करने से इनकार किया, लेकिन बाद में वो दस्तखत करा लिए गए वकला की जानिब से। तो ये आज तमाम सूरत हाल रही। ताहम अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुने और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम को पुलिस के हवाले किया। तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि मुलजिम की पॉइंटेशन पे जो है वो आला कत्ल बरामद करना है और दीगर मुलजमान के बारे में ये भी तहकीकात करनी है, तो जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने आज 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, तफसीलात बता रहे थे। इस केस में जो डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने रखेंगे कि इसमें इंसाफ होता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।